अब मैं बात करने वाला हूं एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, एंगल मेजर करने वाले हो। अगर मैं बात करूं तो आपका इसमें होता है एक बीवेल प्रोटेक्टर, बीवेल प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर द एंगल मेजरमेंट। बीवेल प्रोटेक्टर भी कई टाइप के हो सकते हैं डियर। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो सकता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, आपका डायल बेवल प्रोटेक्टर, आपका ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर, इस तरीके से बहुत सारी टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रोटेक्टर सिंपली जो आप मेजर करते हैं ना, आपका जो चांदा बोलते हो, ठीक है ना, जिससे आप एंगल मेजर करते हो, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टर, ठीक है ना। इंडस्ट्री में आपका स्पेशल इस तरीके से यूज होता है, वर्नियर, डायल और ऑप्टिकल, है ना, इसको बोलते हैं, ये यूज होता है एंगुलर मेजरमेंट के लिए और इसी को बोलते हैं बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, आपका एक होता है साइन बार। साइन बार्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द एंगुलर मेजरमेंट, ठीक। आपका होता है साइन टेबल, आपका होता है एंगुलर गेज, एंगुलर गेजेस आर यूज्ड, ठीक है, टू मेजर द एंगल्स। आपका होता है एक साइन सेंटर, आपका एक होता है एंगल मेजरमेंट के लिए स्पिरिट लेवल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एंगुलर मेजरमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका होता है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एलिवेटेड एंगल। एलिवेटेड एंगल्स के मेजरमेंट में आपका क्लिनोमीटर यूज होता है। अगर इस सब में बात करूं तो साइन बार इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। साइन बार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एंगुलर मेजरमेंट में, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया कि इतनी सारी चीजें होती है और इसके अलावा भी और आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, लेकिन जस्ट हम बात करेंगे इसमें साइन बार से, ठीक है। साइन बार के बारे में मैं बात करता हूं। अगर मैं साइन बार को डिफाइन करूं तो क्या होता है, आपका एक कास्ट स्टील का, या मैं बोलूं आपका वही क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम प्लस स्टील का एक बार तैयार किया जाता है। ग्राउंड सरफेस रहता है, वो एकदम बढ़िया से उसका सरफेस फिनिश किया जाता है और उसमें ना दो रोलर लगाया जाता है, दो रोलर लगाया जाता है। वो रोलर किस तरीके से बनाते हैं सुनिए। क्या करते हैं कि एक ही वर्क पीस लूंगा, एक जॉब लूंगा और उसको सिंगल टर्निंग ऑपरेशन में, किसमें, सिंगल टर्निंग ऑपरेशन में उसको मैं टर्न करूंगा। सिंगल टर्निंग ऑपरेशन में मैं ये शाफ्ट को लेके पूरा इस तरीके से बना दिया। अब इसको दो हिस्से में काट दिया, सो इस तरीके से होगा आपका। और ये क्या हो गया आपका साइन बार, ये क्या हो गया आपका साइन बार। इसमें आप जो टर्निंग ऑपरेशन से रोलर बनाए थे, टर्निंग ऑपरेशन से जो रोलर बनाए थे, वो रोलर को यहां पे, ऑब्वियस है दोनों रोलर का साइज क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक ही वर्कपीस को दो हिस्से में काट के आपने बनाया है, तो यहां पे आपने ये रोलर लगा दिया, ठीक है ना, ये रोलर लगा दिया। नाउ माय डियर, इस रोलर को विद द हेल्प ऑफ एक स्क्रू इस तरीके से आप कनेक्ट करने वाले हैं। यहां पे एक स्क्रू से आप इसको कनेक्ट करने वाले हैं एंड दिस स्क्रू, इस स्क्रू को बोलते हैं एलन स्क्रू। स्क्रू का नाम होता है आपका एलन स्क्रू, ठीक है। ये साइन बार हुआ। और दोनों रोलर के बीच के जो सेंटर होते हैं, दोनों रोलर का जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है,
उसी से आपका साइन बार को स्पेसिफाई किया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ साइन बार इज बाय द रोलर स्पेसिंग। रोलर स्पेसिंग जो होता है उससे आप स्पेसिफाइड करते हैं साइन बार को। किसको? साइन बार को रोलर स्पेसिंग से आप स्पेसिफाई करते हैं। नाउ आइडिया, ये एलन स्क्रू हो गया, बोल दिया। ये आपका क्या है? आपका एक बढ़िया सा ग्राउंड सरफेस किया हुआ, ठीक है ना, बढ़िया सा सरफेस फिनिश किया हुआ एक आपका बार है जिसमें आपने रोलर लगा दिया, एंड दिस विल बी द लेंथ ऑफ द साइन बार। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द साइन बार। नाउ माय डियर, ये तो वजन हो जाता है ना, ये वजन हो जाता है, काफी हैवी रहता है, ठीक है ना, अगर आपका सॉलिड रहेगा तो क्या करते हैं यहां पे ना, ऐसा ये हॉलो छोटा छोटा इस तरीके से होल बना देते हैं, ये हॉलो सेक्शन बना देंगे, तो वहां से मटेरियल हट गया तो ओवरऑल अब क्या हो जाएगा? हल्का हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें होल क्यों किया जाता है? बिकॉज टू लाइट, है ना, इसको हल्का बनाने के लिए होल बनाया जाता है साइन बार में। नाउ आइडिया, अब सुनिए क्या होगा। मुझे एंगल मेजरमेंट करना है। लेट अस एज्यूम with the help of साइन बार, एंड आप लिख लीजिए साइन बार के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए साइन बार के बारे में। साइन बार्स आर यूज्ड, साइन बार्स आर यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट Sine bars are used for angle measurement with the help of slip gauges, with the help of slip gauges। ना, एक फ्लैट सरफेस में ये आपका वर्कपीस रखा हुआ है और मुझे ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल मेजर करना है with the help of साइन बार। ये थीटा एंगल मुझे मेजर करना है। क्लियर है? दोनों रोलर का साइज क्या होना चाहिए साइन बार में? हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है ना। सो किस तरीके से होगा देखिए, ये इसको उठाऊंगा, ये साइन बार को उठाऊंगा और ये जो बॉटम सरफेस दिख रहा है, ये बॉटम सरफेस को इस तरीके से प्लेस करूंगा यहां पे कि इस लाइन से मैच कर जाए, इस लाइन से मैच कर जाए। ये हो गया आपका साइन बार। क्या किया? इसको उठाया, ये वाला जो लाइन था वो इस सरफेस से मैच कर जाए, इस तरीके से रखा, और यहां पे आपका रोलर है, यहां पे आपका रोलर है, छोटा बड़ा नहीं है भाई, दोनों बराबर है। ध्यान रखिएगा, दोनों रोलर क्या है? दोनों रोलर का साइज बराबर है, और ऑब्वियस है ये हवा में नहीं रहेगा, सो उसके लिए आपको यहां पे इस तरीके से स्लिप गेज सेट करना पड़ेगा। ये स्लिप गेज मैंने यहां पे सेट कर दिया। सिमिलरली यहां पे भी स्लिप गेज। अगर ये पॉसिबिलिटी होती कि इस साइड डायरेक्ट ग्राउंड में भी आ सकता था, एक साइड मुझे स्लिप गेज लगाने की जरूरत नहीं थी, एक ही साइड की जरूरत थी, है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये डायरेक्ट ग्राउंड में, मतलब ये एंगल यहीं से होता है, छोटा एंगल, है ना, तो वहां से अपने को डायरेक्ट ये रोलर डायरेक्ट यहाँ ग्राउंड में भी दिख सकता था, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, चीजें सेम रहेंगी। नाउ आइडिया, लेट अस अज्यूम दिस हाइट ऑफ स्लिप गेज इज h1 and this height of slip gauge is h2. ठीक है, this height of slip gauge is h1, this height of slip gauge is h2. Now my dear, मैंने क्या किया, एक कलर का पेन और इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ये वाला हाइट डिफरेंस
ये वाला, मतलब H2 माइनस H1, लेट अस एज्यूम H2 माइनस H1 इक्वल टू मैंने मान लिया H, H2 माइनस H1 इक्वल टू आपका क्या है H है। क्लियर? ठीक है भाई। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना था, यहां से लेके ये सेंटर लाइन से लेके ये वाला सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस अपने को पता है कि L दे रखा है, क्या दे रखा है, L दे रखा है। सो मैंने सेंटर टू सेंटर एक लाइन मिलाया, तो सेंटर टू सेंटर इस लाइन का भी डिस्टेंस कितना होगा, L होगा, L कंफर्म। अब जस्ट बॉटम से उसी के पैरेलल ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका L था, ये L था, इसी के पैरेलल ये बॉटम से एक लाइन खींच दूंगा, ठीक। सो उसी के पैरेलल खींचूंगा एंड इस तरीके से कुछ दिखेगा। यहां पर थोड़ा सा ना ये पैरेलल ही दिखना चाहिए भाई। मुझे ये एंगल मेजर करना था, ये थीटा एंगल मेजर करना था। नाउ माय डियर, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन पैरेलल है ना, आप प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दिस रेड लाइन, दिस ब्लू लाइन एंड दिस ब्लैक लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अरे भाई यहां पे ये वाला लाइन है, इसमें एक लाइन मैंने खींचा तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ, इसी के पैरेलल यहां से नीचे से एक लाइन और खींच दिया, तो 1 2 3 तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना। तो वही तो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, इट मींस दैट अगर ये ग्रीन लाइन को देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, उसमें ये वाला जो रेड लाइन था वो आपका एक एंगुलर पोजीशन में जो कि पैरेलल है इस लाइन से, मतलब ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा। मतलब यहां पे एक ट्रायंगल इस तरीके से कुछ बना जिसमें ये वाला डिस्टेंस कितना है, L, ये आपका ग्रीन लाइन L के बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया L और ये वाला डिस्टेंस हो गया H, ये एंगल हो गया थीटा, ये वाला एंगल हो गया थीटा। अगर मैं इसमें साइन थीटा लगाया तो साइन थीटा इक्वल टू आई कैन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज योर H by L, और यहां से आप थीटा निकाल लेंगे, यहां से आप क्या निकाल लेंगे, थीटा, यू विल गेट इजिली योर आंसर, आपने थीटा निकाल लिया। क्लियर है? ठीक। ये वही स्लिप गेज है जो हमने शार्प के लिए यूज किया था, बिल्कुल सही, वही स्लिप गेज है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बात करता हूं। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ना इसको लॉगरिथम दोनों साइड लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log both side, natural log both side, so ये हो जाएगा log sin थीटा, ये हो जाएगा आपका log h माइनस log l, यही होने वाला है। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, इसको डिफरेंशिएट किया, सो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब आपका हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 बाई एच इंटू डी एच, मतलब डी एच बाई एच, 1 बाई एच, और डी एच के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी एच। सिमिलरली आपका 1 बाई एल और डीएल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डीएल। क्लियर है? नाउ माय डियर, यहां पे अगर मैं देखूं डी थीटा इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मतलब मैं कह सकता हूं टेन थीटा डी एच बाई एच माइनस डीएल बाई एल, इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये क्या निकालने की कोशिश कर रहा था, अब मैं बात करता हूं। मैथमेटिकली हमने निकाल लिया,
अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है, ठीक है। डी थीटा इज द एरर इन द एंगल, एरर इन द एंगल मेजरमेंट। डी थीटा आपका यहां पे बता रहा है, डी थीटा इज द एरर इन एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट। DH is the error in the combination of the slip gauges. इसके कॉम्बिनेशन में हो सकता है एरर हो, दैट विल बी वेरी मिनिमम, क्योंकि मैं कल ही बात किया था आपके साथ कि आपका जो स्लिप गेज होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है, सो दैट विल बी वेरी मिनिमम, ये बहुत मिनिमम होगा। आप चाहो तो इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ज्यादातर केसेस में आपको नेग्लेक्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यस, there will be some error हो सकता है due to the setting of the slip gauges. So DH is the error in combination of slip gauges, combination of slip gauges. DL is the error in the spacing of the roller. भाई इसी से तो आप L डिफाइन कर रहे थे ना, ये वाले लेंस से आप L डिफाइन कर रहे थे, तो इसके स्पेसिंग में भी थोड़ा एरर के चांसेस हैं और वो होता ही है, ह्यूमन एरर विल बी देयर, है ना, आपको एरर थोड़ा सा दिखेगा। सो DL इज द एरर इन रोलर स्पेसिंग, एरर इन रोलर स्पेसिंग, ठीक। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपने DH को अगर नेग्लेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, या नेग्लेक्ट भी नहीं किया, व्हाटएवर, मैं बोला कि ये वाला एरर को जैसा भी है, जो भी है, वो मैंने ये वाले पोर्शन को अलग रखा, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं डी थीटा एंड टेन थीटा के बारे में। मतलब मैं टेन थीटा, थीटा इज द व्हाट, एंगल जो आप मेजर करने वाले थे, थीटा इज व्हाट, जो एंगल आप मेजर करने वाले थे। सो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ते जाएगा, आपका थीटा बढ़ते जाएगा, डी थीटा भी आपका बढ़ते जाएगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू, डी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, डी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। सो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, आपका एरर बढ़ते जाएगा, एरर बढ़ते जाएगा। 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1, ये 45 डिग्री हुआ, उसके बाद तो और एरर बढ़ते हुए दिखेगा। सो यही रीजन है कि साइन बार आपका इस्तेमाल करते हैं लेस देन 45 डिग्री में, क्योंकि इसके बाद आपको और ज्यादा एरर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी यहां पे आपको एरर देखने को मिल रहा है टेन थीटा इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना। सो इसलिए आपका जो साइन बार है वो लेस देन 45 डिग्री जो एंगल होते हैं उसके मेजरमेंट में काम आता है। सो दिस इज अबाउट योर साइन बार, नोट इट डाउन, फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्लियर है? आपको एक क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा गया है, पीआई का क्वेश्चन है साइन बार का। अ साइन बार हैज अ लेंथ ऑफ 250 mm, लेंथ ऑफ 250 mm, क्वेश्चन में मेंशन है 250 mm, each roller has diameter of 20 mm, roller has diameter d equal to 2r, radius 2r equal to कितना है 20 mm, 20 mm, ठीक है। ड्यूरिंग टैपर एंगल मेजरमेंट, अब देखिए एक चीज और मजे की बात आपको बता रहा हूं, सुनिए। ये वाला जो एंगल था ना, इस तरीके से ये जो एंगल निकाले, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, टैपर एंगल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, टैपर एंगल, दिस इज टैपर एंगल। नाउ माय डियर, सिमिलरली अगर मैं बोला इस तरीके से रहा होगा कोई वर्क पीस, अगर इस तरीके से, लेट अस अस्यूम, और इसका टैपर एंगल निकालना है, इसका टैपर एंगल निकालना है। सो आपका टैपर एंगल यहां पे थीटा हुआ, यहां पे थीटा हुआ, तो आपका 2 थीटा टैपर एंगल होगा। अगर इस तरीके से सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो।
टेपर एंगल इज द ओनली हियर थीटा, थीटा विल बी द टेपर एंगल, वो आपका इस तरफ भी आने वाला है, क्लियर है? थीटा विल बी ओनली टेपर एंगल। ये आपका अगर क्वेश्चन में बोला इंक्लूडेड एंगल तो वो टोटल एंगल के बारे में बात कर रहा है, अगर आपको बोला है सिर्फ टेपर एंगल तो आपको ये थीटा के बारे में पूछ रहा है, वो थीटा के बारे में पूछा। यहां सिंगल था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब डबल आ जाएगा तब आप फंस जाएंगे, वहां पे थीटा निकालने के बावजूद, सही आंसर निकालने के बावजूद आप उसको डबल कर देंगे तो फंस जाएंगे भाई, क्लियर है? ठीक है ना? यस अभी देखते हैं, यस देखते हैं सुजीत, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? टेपर एंगल का मतलब समझ में आया ना? टेपर एंगल का मतलब समझ में आया? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन अभी मैं बनाने जा रहा था, ये पीआई का क्वेश्चन है, गेट 2012 में पूछा गया है ना, 2012, दैट इज योर a sine bar has length of 250 mm, each roller has diameter of 20 mm. During taper angle measurement of component, the height from the surface plate, surface plate मतलब जो नीचे मैं फ्लैट सरफेस बनाया था, ये वाला फ्लैट सरफेस जो बनाया था, ये कह रहा है हाइट ऑफ the height from the surface plate to the center of roller is 100 mm. To the center of roller is 100 mm. The calculated taper angle in degree is, ठीक है ना? मतलब यहां से इस तरीके से, यहां पे एक रोलर है, ये टोटल हाइट आपका कितना हो गया? 100 mm। कितना हो गया? 100 mm। दूसरे साइड का कुछ नहीं दिया है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो रोलर रखा है वो ग्राउंड में रखा है। वो किस में रखा है? ग्राउंड में रखा है। नाउ माय डियर, दिस शुड बी द व्हाट? एल साइज। यहां पे ये आपका वर्क पीस रहा है जिसका एंगल मेजर करना है। ठीक है ना? ये आपका एक रोलर है, इसके नीचे आपका स्लिप गेज लगा रहेगा इसके नीचे, और ये आपका साइन बार हो गया। पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखना चाहिए भाई सामने, ठीक है ना? हाँ ठीक। अब देखिए, ये जो ब्लू लाइन था दैट इज योर लेंथ ऑफ द साइन बार। अब मैंने ब्लू लाइन के पैरेलल ही एक लाइन और खींच दिया, इसके पैरेलल यहां से इस तरीके से, ब्लू लाइन के पैरेलल एक लाइन और खींच दिया। सो दिस एंगल शुड बी ऑल्सो थीटा। एंड माय डियर फ्रेंड, ये एल का डिस्टेंस आपको दे रखा है 250, और आपका ये जो रोलर है उसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है? 20 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 10 mm। कितना हो जाएगा? 10 mm। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 10 mm, और आपको चाहिए ये वाला हाइट, ये दिख रहा है ये वाला हाइट, तो दिस शुड बी द 90 mm। सो ये 90 mm हो गया, ये 250 हो गया। अब यहां से थीटा निकालना है, तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी द 90 divided by 250, and from here I can calculate theta, है ना? ये कैलकुलेट करके बताइए, और यहां से थीटा किस में आएगा? डिग्री में आएगा। किस में आएगा? डिग्री में आएगा। दैट विल बी योर आंसर। निकाल लीजिए। ट्वेंटी 21.1। is the correct answer according to question answer option A is correct। 21.1 degree is correct। क्या ये समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? अगर साइन बार आपको समझ में आया तो ये बात आराम से समझ में आनी चाहिए भाई, ये बात आराम से समझ में आनी चाहिए, आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पीआई 2008, इसके बारे में बात कर रहे हैं।
ये आपका प्रिसीजन बॉल मेजरमेंट का क्वेश्चन है, प्रिसीजन बॉल एंगल मेजरमेंट का क्वेश्चन है ना। मैं इसके बारे में भी समझा देता हूं क्योंकि इससे चीजें देखने को मिलती है। जस्ट एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वहां से चीजें आप आराम से फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना। मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए भाई। प्रीवियस ईयर कम से कम किताब तो खरीद लो मेरे भाई, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की किताब रहेगी तो आसानी होगा हमेशा। मैं क्वेश्चन बोला पीआई का क्वेश्चन और क्वेश्चन पढ़ूंगा, कोई भी किताब रहे। अब गेट एकेडमी की किताब अगर खरीद रहे हो तो डायरेक्ट अपन नंबर बोल के बात कर सकते हैं, खैर दैट डिपेंड्स, ठीक है। पर ये क्वेश्चन साइन बार का नहीं है। यस, दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द साइन बार, आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रिसीजन बॉल एंगल मेजरमेंट। प्रिसीजन बॉल, ये प्रिसीजन बॉल है, रोलर। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज प्लान टू डिटरमाइन द taper angle of workpiece shown in the figure if the two precision rollers have radius दे रखा है 8 mm and 5 mm and the total thickness of the slip gauge between inserted between the rollers is 15.54 mm। इस तरीके से कुछ सेटअप दे रखा है। उसके बाद यहां पे वर्क पीस है, ठीक है। इस तरीके से कुछ है क्वेश्चन और इसके बीच में स्लिप गेज रखा हुआ है आपका। इस बीच में आपने स्लिप गेज रख दिया और ये टोटल स्लिप गेज का लेंथ आपको क्वेश्चन में मेंशन है 15.54 mm, 15.54 mm। और ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला थीटा निकालने बोला है। और इसका रेडियस, रोलर का रेडियस एक का है 8 mm और एक का है, इसका रेडियस R1 8 mm, इसका रेडियस R2 5 mm। मुझे ये थीटा निकालना है, मतलब मुझे इस लाइन का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है, इस लाइन का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, मैं एक लाइन खींचा इसके पैरेलल, जो ब्लू लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन खींचा, वो भी इसके सेंटर से, ठीक है ना। इसके पैरेलल एक लाइन खींचा इस तरीके से, कुछ एक लाइन खींचा। दिस ग्रीन लाइन इज पैरेलल टू दिस ब्लू लाइन, दिस ग्रीन लाइन इज पैरेलल टू दिस ब्लू लाइन। क्लियर है? ठीक है ना। अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। रेड लाइन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रीन लाइन इज द पैरेलल टू दिस ब्लू लाइन। नाउ माय डियर, क्या ये एंगल आपका थीटा एंगल है? क्या यही एंगल मुझे निकालना था? जैसे साइन बार पूरा समझा है, ऐसे रोलर प्रिसिजन समझा कर क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, है ना। रोलर प्रिसिजन में मैं क्या करता, केस लेके ही बात करता, यही केसेस हैं। एक्चुअली ये जो रोलर है ना, उसको आपके प्लेस करने पे
बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरीके से चीजें पॉसिबल है, उसका एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये मैंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट बताया है ना, और एक चीज और मैं बताऊंगा, ऑलमोस्ट चीजें सब में सेम दिखेगा, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र, इसी से चीजें एकदम क्लियर होने वाली है। ठीक है, मैं क्या किया, समझ में आया क्या? ये मैं बोला कि भाई ये ब्लू लाइन के पैरेलल एक ग्रीन लाइन खींचा यहां पे, एंड एक रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, एक रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। क्लियर है? ठीक, अब देखिए यही एंगल मुझे निकालना है थीटा। अगर मुझे ये वर्टिकल लेंथ मिल जाए और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल जाए तो मैं क्या थीटा आराम से निकाल सकता हूं। यस, आराम से निकाल सकता हूं। अब देखिए किस तरीके से मिलेगा ये लाइन। माय डियर, आपने क्या किया कि इसके पैरेलल ये कहां पे टच कर रहा था, यहां पे टच कर रहा था, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 5 mm। भाई इसका रेडियस है ना, ये इस रोलर का रेडियस है 5 mm, सो ये 5 mm। ठीक, इसके पैरेलल अगर मैंने इसके पैरेलल ये ब्लू लाइन के पैरेलल ग्रीन लाइन को खींचा होगा, सो ये वाला डिस्टेंस सब जगह बराबर होगा, मतलब यहां पे भी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 5 mm के बराबर होगा। कंफर्म? समझ आया? फिर से बोल रहा हूं, सुनिए भाई, ये वाला ऊपर टच है, यहां पे ये वाला टच है, और अगर मैंने ये लाइन को, ग्रीन लाइन को इस तरीके से खींचा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस सब जगह बराबर रहेगा अगर पैरेलल होगा तो। अगर ये 5 mm है तो ये भी आपका 5 mm होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो ये वाला अगर डिस्टेंस आपका 5 mm है, ये वाला डिस्टेंस अगर 5 mm है, तो ये थ्रू आउट 5 mm होना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस भी 5 mm होना चाहिए। भाई इसका रेडियस कितना था, 8 mm। इसका रेडियस कितना था, 8 mm, मतलब यहां से लेके यहां तक 8 mm था, तो अगर 5 mm घट गया तो बचा कितना, 3 mm। सिमिलरली in the upper side, this is your 5 mm and total radius is 8 mm, so only left here 3 mm. This should be 3 mm and this should be also 3 mm. So I got this vertical height. Vertical height मुझे मिल गया। Now can I get this horizontal height? Can I get this horizontal height? Yes, easily, बहुत इजी। अगर आप फिगर देखेंगे, बहुत ध्यान से फिगर देखेंगे, तो आपको दिख रहा है ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस रोलर एंड दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस रोलर। दिस शुड बी योर 5 mm एंड दिस शुड बी योर 8 mm। सो ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी 15.54 plus 5 plus 8. Horizontal distance will be 15.54 plus 8 plus 5. Horizontal distance and horizontal length. Length and vertical length. Vertical length is your 6 mm. Is your 6 mm. Very good. Now, so I got a triangle which have these two dimensions are known. One is this dimension, that is your how much 50 point ये हो जाएगा आपका 20 and 28.54. This will be 28.54 and this will be your 6 mm, and this theta need to find. This theta need to find. So from tan theta equal to, I can say tan theta equal to what? It will be 6 divided by 28.54. So theta equal to जो भी आ रहा है, that will be your answer. 12.134 जो भी आ रहा होगा, 134 डिग्री।
जो भी आंसर आ रहा है, this should be your answer. This should be your answer. 12 degree, that is your answer. Option D is correct for particular this question. अच्छा 11.87 आ रहा है, ठीक है 11.87 approximate, that is your 12 degree should be your answer. So this is your precision ball measurement. देखिए एक वी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पीआई का क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल टैपर, दिस क्वेश्चन इज द पीआई क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है पीआई का, कह रहा है ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल टैपर ऑफ अ पार्ट यूजिंग स्टैंडर्ड बॉल्स ऑफ डायमीटर 15 mm and 20 mm, 15 mm and 20 mm, कह रहा है लार्ज बॉल इज फाउंड टू प्रोट्रूड बाई 5 mm. आप अगर लार्ज बॉल को रखते हो, इसको रखते हो, तो वो ऊपर दिख रहा है, H1 दे रखा है, 5 mm से ऊपर आ जाएगा. अगर आप छोटा बॉल रखते हो एंड द टॉप ऑफ स्मॉल बॉल इज फाउंड टू बी 35 mm बिलो द टॉप फेस, है ना, अगर आप छोटे बॉल को रखते हो तो 35 mm नीचे दिखता है, ठीक है. सो टैपर एंगल निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है इन द डिग्री. अब सुनिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं. वेरी गुड, ठीक है. क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या दे रखा है आपको, टैपर दे रखा है इस तरीके से, इस तरीके से दे रखा है. अब देखिए, है ना, ये फिगर में जो दे रखा है वो समझिएगा, वो समझिएगा. हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ गेज से दिया है, नहीं, एक है जब, देखिए देखिए सुनिए, जब आपने एक छोटा बॉल रखा, क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन ही मैं वापस समझा रहा हूं यहां पे, आपने ये 15 mm डाया वाला जब बॉल रखा, है ना, तो ये वाला जो हाइट आ रहा है ये टॉप से, वो बच रहा है 35 mm. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, वो बच रहा है 35 mm. इसका रेडियस अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रेडियस विल बी 7.5 mm, 7.5 mm रेडियस हो जाएगा. दूसरा कह रहा है कि अगर आप फिर दूसरा, जब आप बड़े बॉल को यहां पे पुट करते हो, जब आप बड़े बॉल को यहां पे पुट करते हो, मेरा टेलीग्राम लिंक भी शेयर करते रहो बीच बीच में, ठीक है. मेरा टेलीग्राम लिंक शेयर हो रहा है, उसमें ज्वाइन हुई है, वहां पे ग्रुप होता है, 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना, तो वहां पे ज्वाइन हुई है भाई. और पर्सनल जब कांटेक्ट होता है तो इस तरीके से मत पूछा करो, हेलो सर कैसे हो सर, और सर क्या सर, खाना खा लिया सर, अरे कोई बात होती है तो इस तरीके से नहीं, है ना, काम की बातें हो तो ज्यादा मजा आता है. ये कह रहा है
जब दूसरा बॉल जिसका आपका डायमीटर 20 mm है, इसको जब रखे तो ये हाइट आया आपका, ये वाला हाइट यहां से इसका 5 mm, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। क्लियर है? ठीक है ना? इस तरीके से दे रखा है। नाउ माय डियर, अब दोनों को मिक्स करोगे, दोनों को मिक्स करोगे सो इस तरीके से कुछ मिल रहा है। लेट अस अज्यूम कि मैंने अब वही वाला बॉल को जब यहां रखा तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ऐसा कुछ, ये हाइट दे रखा है कितना, 5 mm, ये है आपका नीचे से 35। ये जुड़ा नहीं है ना, आप नहीं मान सकते। कैसे कैसे मान सकते हो यार, है ना? ये 5 mm ऊपर निकला है, नीचे इसका 15 mm रहेगा अगर, है ना? तो 15 mm और ये तो 35 mm डेप्थ में, तो हो ही नहीं सकता ना, ये जुड़ा नहीं है एक दूसरे से। क्लियर है? ठीक है ना? डायमेंशन पे बात होगी ना माय डियर। अब इसका ज्योमेट्री देखो, मुझे एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये जो टैपर है, ये जो टैपर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस थीटा आई हैव टू फाइंड आउट। ये थीटा अपने को निकालना है। सो किस तरीके से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री सोचते हैं। क्या किया मैं, सबसे पहले ना यहां पे सेंटर टू सेंटर मिला दिया, ये सेंटर टू सेंटर मिला दिया। दूसरा चीज, ये यहां से टेंजेंशियली जाएगा और यहां पे टेंजेंशियली रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये टेंजेंशियली रहेगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? मैं क्या बोला कि भाई ये वाला और ये वाला पॉइंट तो टेंजेंशियली रहेगा ना, रहेगा। इसी को पैरेलल इधर खींचते खींचते खींचते, एक चीज आपको समझ में आया, अगर ये टेंजेंशियली होगा, अगर ये टेंजेंशियली होगा तो ये रेडियस होगा और इसमें ये क्या होगा, 90 डिग्री गारंटी है भाई। टेंजेंट में आपका ये क्या होगा, रेडियस होगा और ये 90 डिग्री होगा, और ये रेडियस कितना है आपका 20 mm का था ये, तो ये रेडियस हो गया 10 mm, है ना? ये हो गया 10 mm, ये आपका हो जाएगा कितना, ये भी आपका 90 डिग्री बनाएगा 7.5 mm, 7.5 mm। ठीक, ज्योमेट्री क्या यहां तक समझ में आया सर? इस टाइप का सर, इस टाइप का क्वेश्चन गेट 2020 में सरफेस रफनेस में पूछा था। शायद सिलेंडर वाला क्वेश्चन, वो एंगल निकालने का, वो टैपर प्रिसीजन बॉल का ही था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा आप कौन से क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। लेट इट गो, बात करते हैं यहाँ पे। क्या ये ज्योमेट्री समझ में आया भाई? ये वाला जो रोलर है, बड़ा वाला रोलर, उसका टेंजेंट और छोटे वाला रोलर का टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है वही तो टैपर एंगल का जो लाइन गया है, वही वाला लाइन हुआ, वही वाला लाइन हुआ। सो अगर ये बॉल अगर देखोगे तो इसमें ये 90 डिग्री बनाएगा, इसमें भी ये 90 डिग्री बनाएगा, ये कंफर्म है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ना इस लाइन को पैरेलली इधर खींचते हुए, पैरेलली इधर लाते हुए एक लाइन खींचा। नाउ माय डियर, दिस रेड लाइन, दिस रेड लाइन इज पैरेलल टू, दिस रेड लाइन इज पैरेलल टू दिस ग्रीन लाइन। ये वाला जो आपने रेड लाइन बताया, ये वाला रेड लाइन है ना, वो इस ग्रीन लाइन के पैरेलल है, इस ग्रीन लाइन के पैरेलल है। तो मेरे भाई ये बताओ, ये वाले लाइन का अगर मैं वर्टिकल लाइन के साथ एंगल निकाल लूं, वही मेरा थीटा होगा, वही मेरा टैपर एंगल होगा। कंफर्म, कंफर्म है ये। ठीक, अगर ये बात कंफर्म है तो मैंने तो वही किया ना कि ये वाला जो लाइन था उसको इधर शिफ्ट किया, तो उसी के पैरेलल ये लाइन मिल गया और ये वर्टिकल लाइन हो गया। नाउ माय डियर, दिस एंगल विल बी योर टैपर एंगल थीटा, दिस एंगल विल बी योर टैपर एंगल थीटा। ओनली ऑब्जेक्टिव, ये मुझे पता चल गया, ये मुझे पता चल गया कि ये डिस्टेंस 7.5 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी 7.5 होगा। तो जो बचा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये 2.5 के बराबर होगा। मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये लेंथ दैट इज योर परपेंडिकुलर 2.5 मिल गया। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस क्या मैं निकाल सकता हूं? यस, किस तरीके से?
मुझे पता है ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है 35, ये वाला कितना है 35, ये कितना है 5, सो टोटल कितना हो गया 40, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया 40 वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस मेरा हो गया 40 में अगर ये वाला डिस्टेंस टोटल मुझे यहां तक का डिस्टेंस 40 मिला, 40 में अगर 7.5 ऐड कर दिया, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल गया। क्या किया वापस सुनो भाई, मुझे क्या ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ना, नॉट यहां से लेके, नॉट एग्जैक्टली यहां से लेके, ये वाला यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 35, कितना है 35, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 35 है, उसमें 5 ऐड किया तो टोटल 40, मतलब इसके टॉप से लेके ये छोटे वाले रोलर के टॉप तक का टोटल डिस्टेंस है 40, टोटल डिस्टेंस है 40, उसमें मैंने ये 7.5 ऐड किया, सो मुझे ना ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मिल जाएगा कितना, मतलब 5 प्लस 35 प्लस 7.5, सो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिला। अगर मैं इतना डिस्टेंस उसमें माइनस कर दिया, मतलब ये वाला रेडियस अगर माइनस कर दूंगा यहां से लेके यहां तक का रेडियस, दैट विल बी द 10 mm, सो माइनस 10 mm अगर कर दिया, सो ये डिस्टेंस मेरा मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक। क्या लगाया, ज्योमेट्री तो लगाया, क्या लगाया, ज्योमेट्री तो लगाया। सो आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो इस तरीके से दिख रहा है। ये हो गया 90 डिग्री, ये 2.5, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस विल बी द थीटा। ये वाला डिस्टेंस अगर निकालूंगा सो आपका ये हो जाएगा 40 में 10 गया आपका 30 प्लस 7.5, मतलब ये हो गया 37.5 mm। ये 37.5 हो गया, ये 2.5 हो गया, एंड दिस इज द एंगल थीटा। आपको निकालना है भाई, आपको पता है परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है ना, सो यहां से मैं साइन थीटा लगा दूंगा। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 2.5 अपॉन आपका हाइपोटेनियस 37.5, यहां से आपको थीटा मिल जाएगा, एंड दिस थीटा विल बी द टेपर एंगल। 2 थीटा वाली गलती मत करना, पहले ही समझाया हूं, दिस एंगल इज द योर टेपर एंगल। मैंने गलत किया? नहीं, बिल्कुल सही किया। 3 पॉइंट रमेश चौहान, आप गलती किए हैं कैलकुलेशन में, 42 पॉइंट समथिंग आप बोल रहे हैं, ये वाला हाइट भी बोलेंगे। अच्छा, अब टोटल हाइट में भी नहीं आएगा, तो 47 आएगा, ठीक है। हाँ, यस, थीटा इज कमिंग 3.82 डिग्री, 3.82 डिग्री। सो आप देख रहे हैं टेपर बॉल को किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए एंगल निकालते हैं, उसमें ज्योमेट्री स्ट्रांग होना जरूरी है। क्या समझ में आई बातें? चलिए शुरू करते हैं हम लोग सरफेस रफनेस के बारे में। सुनिए पहले, सरफेस, ठीक है। अरे रुक जा मेरे भाई, कह रहा है ऑटो कोलिनोमीटर बता दीजिए। थोड़ा भी नहीं बताऊंगा मैं, ये पहले पढ़ लो। सरफेस रफनेस पता है? सरफेस रफनेस अरे पता है का? नहीं पता ना, तो पढ़ो पहले क्या होता है सरफेस रफनेस। सुनिए, ठीक है। सरफेस रफनेस आपका क्या है डियर, आपके 2 तरीके की चीजें डिफाइन होती है। एक होता है जस्ट आप कहते हैं रफनेस, दिस इज नथिंग बट इरेगुलर टेक्सचर, आपका इरेगुलरिटीज जो दिखते हैं उसको आप कहते हैं रफनेस या वेवीनेस। इसको 2 तरीके से बोला जाता है, आपका एक कहलाता है रफनेस एंड दूसरा कहलाता है वेवीनेस। जो रफनेस होता है माय डियर,
जो रफनेस होता है ना, वो आपका बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ में होगा, मतलब एकदम छोटा छोटा इस तरीके से, ठीक। सो रफनेस, वेरिएशन और डेविएशन इन वेरी स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ में आपको वेरिएशन दिखेगा तो वो कहलाता है रफनेस। इरेगुलरिटीज इन वेरी स्मॉल वेवलेंथ दैट नोन एज रफनेस। अगर आपका लार्ज है वेवनेस, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज लार्ज, अगर वेवलेंथ लार्ज है तो ये कहलाता है वेवीनेस, मतलब इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ। सो आप कह सकते हैं इसको वेवीनेस, और अगर ये इस तरीके से कुछ दिखा तो इसको कहते हैं रफनेस। इन लार्ज करके मैं बात करूंगा। तो ये कहलाता है आपका प्राइमरी टेक्सचर, ये कहलाएगा प्राइमरी टेक्सचर, टेक्सचर, ठीक। ये वेवीनेस कहलाता है सेकेंडरी टेक्सचर। नाउ माय डियर, अगर मैं बात करूंगा आपका ये जो रफनेस है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, सो दिस रफनेस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द इनएप्रोप्रिएट कटिंग पैरामीटर्स, बिकॉज ऑफ द इनएप्रोप्रिएट कटिंग पैरामीटर्स, अनसुटेबल, नॉट सुटेबल कटिंग पैरामीटर्स, नॉट सुटेबल कटिंग पैरामीटर्स। कटिंग पैरामीटर अगर सुटेबल नहीं रहेगा तब आपको, है ना, कटिंग पैरामीटर्स, तब आपको दिखेगा रफनेस, है ना, तब आपको रफनेस दिखेगा। जैसे मैं कटिंग पैरामीटर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अब क्या क्या पढ़ाते हैं, और मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और प्रोडक्शन फिलहाल लेने वाला हूं, फिलहाल अभी तक का ये प्लान है, ठीक है ना। देखिए, नॉट सुटेबल कटिंग पैरामीटर्स, मतलब अगर मैं कटिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, दैट शुड बी योर कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड इज अ पैरामीटर, डेप्थ ऑफ कट इज अ पैरामीटर, डेप्थ ऑफ कट इज अ पैरामीटर, यस, फीड इज ऑल्सो अ पैरामीटर, कटिंग फ्लूइड इज ऑल्सो अ पैरामीटर। सो ये सब में जैसे ही थोड़ा भी वेरिएशन या इनएप्रोप्रिएट रहेगा, सो आपको कटिंग फ्लूइड, ठीक है ना, कटिंग फ्लूइड, सो आपको कैसा क्या देखने को मिलेगा, रफनेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रफनेस। अगर आपके मशीन में वाइब्रेशन है, मशीन वाइब्रेशन या एरर है, गाइडवेज जो आप सेट किए हैं गाइडवेज, उसमें एरर है, एरर इन गाइडवेज, एरर इन गाइडवेज, अगर एरर है इसमें, सो आपको इस तरीके का वेवीनेस देखने को मिलेगा। मशीन वाइब्रेशन, एरर इन गाइडनेस, एरर इन गाइडवेज, एंड आई कैन से चैटर समझते हो, चैटर इंड्यूस होता है, चैटर मशीनिंग में आपको पढ़ना चाहिए भाई, चैटर। देखिए क्या होता है चैटर, कि इसको मैं काट रहा हूं, ये मेरा टूल है, ब्लैक वाला मार्कर मेरा टूल है, और ये मेरा वर्क पीस है, ये घूम रहा है, लेट अस अज्यूम लेथ में ये घूम रहा है। सो इसको काट रहा हूं, तो आप टूल को क्या करोगे कि इंसर्ट करोगे, इसमें ले जाओगे, टूल को इंसर्ट करोगे। सो भाई टूल इंगेज करने के लिए, इसमें वर्क पीस में टूल को इंगेज करने के लिए एक फोर्स दे रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ इंगेजिंग फोर्स। और अब ये जो वर्क पीस है, जैसे ही इसमें टच करेगा तो वर्क पीस एक रिटर्न फोर्स देगा, सेपरेटिंग फोर्स। सो अगर सेपरेटिंग फोर्स ज्यादा होगा इंगेजिंग फोर्स से, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर आप इंगेज करोगे तो इंगेजिंग फोर्स बढ़ा, जैसे ही सेपरेटिंग फोर्स ये हटेगा, जैसे ही हटेगा तो सेपरेटिंग फोर्स खत्म हो गया, जीरो हो गया, सो वापस इंगेजिंग फोर्स की वजह से ये जाएगा। सो ये चैटर क्या करेगा कि बार बार इस तरीके से इसमें आना जाना शुरू करेगा। सो यहां पे क्या हो जाता है, इस तरीके से आपका सरफेस रफनेस बनना शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज चैटर, दिस इज नोन एज चैटर, एंड माय डियर फ्रेंड, उसकी वजह से आपको वेवीनेस मिलने वाला है, ठीक, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं, आपका एक तरीके से और बात करते हैं, ले एंड फ्लॉ, ये क्या होते हैं,
ले एंड फ्लॉ. ले इज नथिंग बट फीड मार्क्स. These are फीड मार्क्स. फीड मार्क्स मतलब भाई आप जैसे कि ये टर्निंग कर रहा हूं, ये घूम रहा है, इस टूल से मैंने इतना एक लेयर काटा, उसके बाद टूल को फीड दिया, इधर फीड दूंगा. सो फीड देते जाओगे जैसे जैसे गैप में, है ना, तो आपको दिखेगा. या मैं बोला एक शेपिंग कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला, है ना, इस तरीके से इसका ये आपका एक वर्क पीस है, एक रेक्टेंगुलर वर्क पीस रहा, इसको शेपिंग कर रहा हूं. सो जैसे ये अब कट किया, उसके बाद वापस आया, फिर थोड़ा सा फिट दिया, फिर कट किया, फिर वापस आया, फिर थोड़ा सा फिट दिया, फिर कट किया, फिर वापस आया. तो आप जो फिट दे रहे हो ना, तो उसमें मार्क्स बनते जाएंगे, उसमें आपके निशान बनते जाएंगे. सो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं आपको, सो इसमें दिखेंगे इस तरीके से कुछ फीड मार्क्स दिखेंगे. ये एकदम रेगुलर शेप दिखता है. ये टूल गया, उसके बाद फीड दिए, टूल दिए गया, आप देखोगे प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा ये. सो ये जो फीड मार्क्स होते हैं इसी को बोलते हैं ले. इसको क्या बोलते हैं? ले. जो फीड मार्क्स, द फीड मार्क्स आर नोन एज ले. एंड द रैंडम इरेगुलरिटीज, रैंडम irregularities, random irregularities are known as flaw. like यहां कहीं इस तरीके से, यहां कहीं इस तरीके से, तो ये कहलाता है फ्लॉ. सो जो फीड मार्क है वो आराम से आप पहचान सकते हैं, फ्लॉ का कोई माई बाप नहीं है, ठीक है ना. सो फीड मार्क्स दैट इज योर ले. तो ले को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर मैं ले का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है, ठीक है ना. अगर मैं बोला सिंबल के बारे में मैं बात करूं, ठीक है ना, और आपका जो ले आया है उसके बारे में बात करूं, डिस्क्रिप्शन उसका क्या होगा उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस तरीके से दिखेगा आपका. अगर ऐसा दिखा, दो लाइन दिखा, ठीक है ना, मतलब आपके वर्क पीस में क्या हुआ होगा, इस तरीके से लाइन दिख रहे होंगे. सो दिस इज नोन एज पैरेलल ले. दिस इज नोन एज पैरेलल ले. एंड दिस पैरेलल ले आर मेड, है ना. ये पैरेलल ले कब बनता है आपका? जब आप शेपिंग करोगे या प्लेनिंग करोगे. वर्क पीस रखा हुआ है, शेपर का टूल गया, फिर वापस आया, शेपर का टूल गया, फिर वापस आया. सो मैं इस तरीके से अगर देख रहा हूं, सो ये पैरेलल ले हो गया. ये क्या हो गया? पैरेलल ले. आपका किस में मिला? ये शेपिंग, प्लेनिंग. पैरेलल ले, ठीक. आपका अगर रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया, ले का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया गया हो, तो आपके वर्कपीस में इस तरीके से कुछ आया होगा. एंड दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर ले. दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर ले. परपेंडिकुलर ले. नाउ माय डियर, दिस परपेंडिकुलर ले, जो परपेंडिकुलर आपका वर्कपीस पहले इस तरीके से रखा था, ठीक है ना, मतलब ये सीधा इस तरीके से था आपका. मैं बोला एक रेक्टेंगल है, ये बोल दिया, इसको रखा. पहले कैसा था? इस तरीके से था, पैरेलल था, ये वाला एक्सिस से ये इस तरीके से जा रहा था, ये पैरेलल था. अब अगर वर्कपीस को ऐसा रख दिया, अब कटिंग ऐसा कर रहा हूं, प्लेनिंग ही कर रहा हूं, प्लेनिंग या शेपिंग ही कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा क्या? परपेंडिकुलरली. सो ये भी आपका शेपिंग और प्लेनिंग में देखने को मिलता है. शेपिंग और प्लेनिंग में देखने को मिलता है परपेंडिकुलरली. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होता है क्रॉस्ड ले. क्रॉस्ड, ठीक, आपका इस तरीके से कुछ दिखेगा,
डायमंड शेप टाइप का। ये आपका एक नलिंग, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड ले, इसका नाम है क्रॉस ले। और ये आपको मिलेगा नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन जानते हो, नॉर्मली आपका लेथ में किया जाता है और आपका ये आप कर सकते हो, है ना, मेटल फॉर्मिंग में भी कर सकते हो। आप ग्रिप बनाने के लिए आप देखे होगे कई जगह जो ग्रिप रहता है लोहे वगैरह की चीजों में, तो वहां पे ना ऐसा डायमंड शेप बनाया जाता है। दैट इज नथिंग बट अ क्रॉस्ड ले, क्रॉस मार्किंग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक होता है मल्टी डायरेक्शनल, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करने वाले मल्टी डायरेक्शनल ले, मतलब आपके वर्क पीस में डायरेक्शन का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है, इस तरीके से कुछ रैंडम दिखने वाले हैं, रैंडम दिखने वाले हैं, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। सो ये कहलाता है मल्टी डायरेक्शनल ले, मल्टी डायरेक्शनल ले। एंड इस तरीके का आपको दिखेगा अगर आप ग्राइंडिंग करेंगे तो, ग्राइंडिंग में इस तरीके का ले आपको दिखने वाला है, मल्टी डायरेक्शनल ले कहलाता है ये, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका सी से रिप्रेजेंट करने वाले सर्कुलर ले, इस तरीके से कुछ दिखेगा वर्कपीस में। अगर मैं बोला कि इधर से फेसिंग करोगे ना, फेसिंग करोगे, लेथ में फेसिंग किए हो कभी वर्कशॉप में, अगर फेसिंग करोगे तो दिखेगा ऐसा सर्कल सर्कल दिखता है, दैट इज नोन एज सर्कुलर ले। तो ये किसमें, इसको क्या बोलते हैं सर्कुलर ले, और किसमें मिलता है ये फेसिंग ऑपरेशन में, ये सर्कुलर ले, और ये होता है आपका फेसिंग ऑपरेशन, ठीक। इसके अलावा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से होगा, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज नोन एज रेडियल ले, रेडियल ले। ये आपको दिखेगा अगर आप स्लॉटिंग करते हैं तब, स्लॉटिंग में जनरली देखने को मिलता है रेडियल ले। सो ये बेसिक आपका क्या हुआ, सिंबल ले, और उसका डिस्क्रिप्शन हुआ कि कब कब कैसे कैसे मिलता है, उसका नाम क्या है। कभी कभी पूछ देता है भाई, है ना, गेट में। अगर मैं बोलूं मैकेनिकल के गेट एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, लेकिन जनरल आपको याद रहना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोला हूं कि इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे, मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूं वो इंपॉर्टेंट ही है भाई, रिलेटेड टू सिलेबस। अगर मैं बात करूं सरफेस रफनेस का मेजरमेंट का, तो सबसे पहले आप एक रेफरेंस सेट करेंगे, एक डेटम सेट करेंगे, ठीक है ना। सो आप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, डेटम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो हेडिंग डालिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटम, क्योंकि रफनेस के लिए डेटम एक रेफरेंस जरूरी है, एक रेफरेंस जरूरी है, एक रेफरेंस जरूरी है। तो वो किस तरीके से निकालते हैं वो रेफरेंस, उसके बारे में बात करते हैं। सो हेडिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटम, डेटम, डेटम किस तरीके से सेट करते हैं। इसके दो सिस्टम है, डेटम सेट करने के दो तरीके हैं भैया। ऑब्वियस है, आपको रफनेस मेजर करने के लिए आपको डेटम सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वहां से आप बता पाएंगे कि कितना रफनेस है, क्या है। तो इसके दो सिस्टम होते हैं, फर्स्ट वन इज नोन एज एम सिस्टम, एम सिस्टम, एंड second one is known as E system. अगर मैं M सिस्टम के बारे में बात करूं तो दैट इज नथिंग बट मीन लाइन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, मीन लाइन सिस्टम। तो आपका जो सरफेस रफनेस है, जो प्रोफाइल है, वो पहले आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, डेटा सेशन एक कट ऑफ सेक्शन के लिए। कट ऑफ सेक्शन मतलब वो लेंथ जहां तक आपको सरफेस रफनेस के बारे में बात करना है, उसको बोलते हैं कट ऑफ लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ लेंथ। नाउ आइडिया, आप क्या करेंगे, यहां पे
इस इंड को और इस इंड को, इंड इन पॉइंट को आप एक लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इस लाइन को इस तरीके से मूव करो ऊपर या नीचे, वर्टिकल, अपवर्ड और डाउनवर्ड, दिस लाइन कैन मूव। ठीक है ना, इसको ऊपर या नीचे इस तरीके से मूव करो ताकि ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, ये जो रफनेस है इसके ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया क्या हो जाए, बराबर आ जाए, बराबर आ जाए। मतलब लेट अस एज्यूम अबव द लाइन जो एरिया आ रहा है वो समेशन ऑफ ए है, एंड बिलो द लाइन एरिया इज द समेशन ऑफ बी। दिस एरिया अबव द लाइन, एरिया अबव लाइन, and summation B is the area below line, area below line, area below line. Now my dear, इस तरीके से इस लाइन को, दिस ग्रीन लाइन इज मूव्ड वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड in such a way that the area above the line should be equal to area below the line. आप इस लाइन को इस तरीके से मूव किए कि जो एरिया आपको मिलने वाला है ऊपर, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, वो बराबर हो जाए, तब ये लाइन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस तरीके से आया कुछ, इस तरीके से। ठीक, सो ऊपर आपका समेशन ऑफ ए है और नीचे समेशन ऑफ बी है, जो कि दोनों आप बराबर हो गया। सो दिस लाइन इज नोन एज मीन लाइन, दिस लाइन इज नोन एज मीन लाइन, एंड नॉर्मली दिस सिस्टम इज प्रिफर्ड। ठीक, दूसरा होता है ई सिस्टम, सेकेंड होता है आपका ई सिस्टम। ठीक है, सेकेंड वन इज योर ई सिस्टम. This is known as envelope system. This is known as envelope system. Envelope system. इसमें क्या करते हैं, एक स्पेयर लेंगे, स्पेयर ऑफ डाया 25 mm. 25 mm डाया का एक स्पेयर लेंगे। आपके पास लेट अस एज्यूम सरफेस रफनेस इस तरीके से कुछ है, लेट अस एज्यूम इस तरीके से कुछ है सरफेस रफनेस, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से, यहां पे मैं ये बॉल रखा, स्पेयर रखा, स्पेयर रखा, जिसका डाया कितना है 25 mm। अब इसको यहां पे इस सरफेस रफनेस में मूव करूंगा। इस सरफेस रफनेस में जब मूव किया तो लेट अस एज्यूम, हाँ, सरफेस रफनेस में जब मूव करूंगा तो इसका सेंटर देखूंगा, किसका, स्पेयर का सेंटर। सो स्पेयर का सेंटर देखा, लेट अस एज्यूम जब सेंटर को मैंने ट्रेस किया तो वो इस तरीके से कुछ दिखा। क्या किया, इस स्पेयर को इसके ऊपर मूव किया, उसके बाद सेंटर पॉइंट को ट्रेस किया। द 25 mm dia of sphere is moved over the surface, over the cutoff length, and the center of surface is traced. A curve is drawn and this curve is known as envelope. This curve is known as envelope. ये जो कर्व बना है इसी को बोलते हैं envelope. And this envelope, now my dear, अब इस envelope को रेफरेंस लेते हुए इस envelope को सेम इसी को नीचे आप मूव करते जाएंगे, आप नीचे मूव करते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब आपको दिखेगा कि इस इन्वेलोप के ऊपर और नीचे का एरिया बराबर है। अगर इस इन्वेलोप के ऊपर और नीचे का एरिया जहां पे बराबर हो जाएगा वही कहलाता है आपका मीन इन्वेलोप, मीन इन्वेलोप। क्लियर है। सो ये दो सिस्टम आपका प्रिफर होता है, ये दो सिस्टम आपका प्रिफर होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रफनेस, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रफनेस। नाउ माय डियर, अब मैंने डेटम तो सेट कर दिया, किस तरीके से मेजर करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो क्वांटिफाई और न्यूमेरिकल वैल्यूज
25 बोल सकते हैं, और मैं कह सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ रफनेस, ठीक। देखिए नंबर 1 अगर मैं इसमें बात करूं तो एक कहलाता है पीक टू वैली रफनेस, पीक टू वैली। पीक टू वैली में आप क्या करते हैं, हाईएस्ट पीक देखते हैं एंड लोवेस्ट वैली देखते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पीक एंड लोवेस्ट वैली is your what peak to valley roughness, and it is represented in general, it is represented by RT or R max. RT or R max, it is represented by RT or R max. Here distance of, this is the distance of highest peak to lowest valley, ठीक, इस तरीके से निकालते हैं। नाउ माय डियर, ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा आपका सरफेस रफनेस। फॉर एग्जांपल मैं बोला कि इतने लेंथ का आपने वर्क पीस बनाया, यहां से लेके यहां तक का आप वर्क पीस बना रहे हैं, ठीक है ना, वर्क पीस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई, हाँ 25 mm ही हमेशा, 25 mm स्क्वायर ही हमेशा कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। रफनेस बहुत कम होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप चांद का गड्ढा मेजर कर रहे हो, ठीक है ना, ऊपर सरफेस के बारे में ही बात कर रहे हो। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि पीक टू वैली के बारे में बता रहा था। अब देखिए यहां से यहां तक का वर्क पीस है, इस साइज का वर्क पीस है, जिसको आप सम्राट, आप ही इसको बना रहे हो, इसको आप बना रहे हो, इसको मशीनिंग कर रहे हो, बहुत आराम से सम्राट इसको मशीनिंग कर रहा है। जैसे ही मशीनिंग कर रहा है यहां तक पहुंचा, अचानक से फोन बजा, अचानक से फोन बजा, अननोन कॉल था, ट्रू कॉलर में लड़की का नाम शो हुआ, भटक गया लड़का। अब भटक गया तो क्या कर दिया, यहां पे ना गलती कर गया, थोड़ा सा डेविएशन हो गया, मतलब यहां पे आपका जैसे ही भटका वो, तो यहां पे आपका जो रफनेस था वो बहुत ज्यादा, मतलब जो पीक होगा और जो वैल्यू होगा उसका डेप्थ ज्यादा है। उसके बाद धीरे से समझ में आया वो तो फर्जी कॉल था, फिर वापस ध्यान लगाया और पूरा सही बनाया, मतलब इतना लेंथ सही है, इतना लेंथ सही है, सिर्फ यहीं पे ज्यादा डेविएशन है। और आप हाईएस्ट पीक और हाईएस्ट वैली, लोवेस्ट वैली के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ ना, हाईएस्ट पीक और लोवेस्ट वैली जब वो भटका था तभी हुआ, बाकी थ्रू आउट द लेंथ, बाकी इस साइड सब सही है, सिर्फ यहीं पे गड़बड़ है। सो ये आपका सही सरफेस रफनेस नहीं दिया, ये इनएक्यूरेट रफनेस देगा। समझ आया? ठीक, समझ आई क्या बात, मैं क्या बोला? अरे ठीक है, हंसना तो ठीक है, लेकिन क्या समझ में आई बात? ठीक, सो दिस इज नॉट एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं होगा, समझ में आई? उसके बाद सेकेंड आपका आता है, दैट इज नोन एज सेंटर लाइन एवरेज। सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय RA और CLA के नाम से भी जाना जाता है, सेंटर लाइन एवरेज, RA और CLA। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मैंने अब मेरे पास इस तरीके से कुछ रफनेस है, इस तरीके से पूछा, लेट अस एज्यूम मैं n नंबर ऑफ पिक्स एंड n नंबर ऑफ वैली कंसीडर किया, मतलब n नंबर ऑफ पिक्स एंड वैली कंसीडर किया। तो ये अगर मैंने बोला ये डिस्टेंस यहां से मीन लाइन से y1 है, ये हो गया y2 है, ये हो गया आपका y3 हो गया, इस तरीके से आपका y4 हो गया, ऐसे ही चलते चलते कितना n नंबर है, कितना है n नंबर है। सो n नंबर ऑफ जो पीक
और वैली है वो उसके डिस्टेंसेस फ्रॉम द मीन लाइन उसको ऐड कर दिया v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn ऐड कर दिया और उसका एवरेज निकाल दिया डिवाइडेड बाय n नंबर. दिस इज नथिंग बट CLA, सेंटर लाइन एवरेज. दिस शुड बी द सेंटर लाइन एवरेज. मैंने क्या किया, मैंने n नंबर ऑफ आपके पीक एंड वैली कंसीडर किया और उसका मिड लाइन से जो डिस्टेंसेस है उसको उसका समेशन लिया एंड डिवाइडेड बाय n मैंने कर दिया. तो वहां से मुझे सेंटर लाइन एवरेज मिल गया. सेंटर लाइन एवरेज मुझे मिल गया. क्लियर है? ठीक. हाँ, बहुत सारा पीक एंड वैली आ सकता है, बहुत सारा पीक एंड वैली आ सकता है. तो पहले में आपका बहुत सारा पीक एंड वैली है, उसमें हाईएस्ट पीक और लोवेस्ट वैली के बीच का डिस्टेंस देखोगे. दूसरे में जो बहुत सारे हैं उसका एवरेज निकाला. एक तरीका यह हो सकता है, एक तरीका यह हो सकता है. दूसरा यह हो सकता है कि आपको बोला लेट अस एज्यूम आपका कट ऑफ लेंथ दे दिया, ये L दे दिया. L इज द कट ऑफ लेंथ और कट ऑफ लेंथ क्या बोला, जितने में आपको सरफेस रफनेस देखना है. सो L इज द, इफ L इज द कट ऑफ लेंथ, इफ L इज द कट ऑफ लेंथ, और इसको इस तरीके से मैं बोला कि आपका ऊपर का एरिया, लाइन के ऊपर का एरिया समेशन ऑफ A है एंड लाइन के नीचे का एरिया समेशन ऑफ B है. समेशन ऑफ A इज द एरिया अबव लाइन, एरिया अबव लाइन, एंड summation of B is the area below line, below line. So कट ऑफ लेंथ, अगर आप कट ऑफ लेंथ और एरिया दे रखा है तो उस समय RA या एवरेज सरफेस रफनेस है ना, सेंटर लाइन एवरेज, इस तरीके से कंसीडर किया जाता है. समेशन ऑफ A प्लस समेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई L. तो ये डेटा जिस तरीके से दिया रहेगा उस तरीके से यूज हो सकता है. हो सकता है ये जो y है, ये जो y है दैट मे बी द फंक्शन ऑफ x, दिस y मे बी द फंक्शन ऑफ x, किसी चीज का फंक्शन होगा. सो उस समय अगर आपका y है फंक्शन ऑफ x, सो उस समय किस तरीके से आप सेंटर लाइन एवरेज रफनेस निकालेंगे, दैट विल बी द 1 by L. L is the what? Cut off length. 1 by L, 0 to L, y dx, y dx. इस तरीके से मैं निकालूंगा. ठीक. इसके अलावा भी इसमें और बातें हैं, पहले ये नोट करो उसके बाद मैं बात करता हूं. देखिए जो सेंटर लाइन एवरेज है, सेंटर लाइन एवरेज है, दैट इज नथिंग बट आपका क्या होगा, सेंटर लाइन एवरेज RA is approximated to H maximum by 4. इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. H maximum is nothing but overall कट ऑफ लेंथ में जो हाईएस्ट पीक और लोवेस्ट आपका क्या है, लोवेस्ट वैली है, उसके बीच का डिस्टेंस. मतलब दिस इज नथिंग बट पीक टू वैली हाइट, दिस इज नथिंग बट पीक टू वैली हाइट है ना. पीक टू वैली रफनेस का आप 1/4 कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ये हो सकता है. एंड द H max in case of tool, if you know the feed rate, that should be in the what, mm per revolution and divided by your 8R, where F is the feed and R is the nose radius of the tool. F is the feed, mm per revolution में होगा, and R is the nose radius of tool. ठीक. सो यहां से भी H max इस तरीके से निकाला जा सकता है. अगर आपका टूल एकदम नया है, टूल ज्योमेट्री है आपके पास, तो वहां पे H max इस तरीके से दिया जाता है, F डिवाइडेड बाई 10 साइड कटिंग एज एंगल प्लस कॉट इंड कटिंग एज एंगल. ये सब पढ़े होगे, कहीं ना कहीं सुने होगे, इंड कटिंग एज एंगल. ठीक है ना. सो ये फॉर्मूला भी दिया जाता है.
सो ये क्या होगा कि आप ये वाला या ये वाला, हाँ ना, जब डेटा रहेगा आपको मैंने पूछा सेंटर लाइन एवरेज और आपको फीड दिया, नोज रेडियस दिया, तो पहले आप एज मैक्स निकालेंगे, उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तब आपको सेंटर लाइन एवरेज रेफरेंस मिलेगा। या मैंने आपको साइड कटिंग एज एंगल और इन कटिंग एज एंगल दिया और फीड दिया, सो यहां से आप एच मैक्स निकालेंगे, उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तब आपको सेंटर लाइन एवरेज रेफरेंस मिलने वाला है। थर्ड वन दैट इज नोन एज RMS value, root mean square value, and this can be represented by RG or RS से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and that RS will be square root of 1 by L 0 to L y square dx, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, मतलब y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर अप टू yn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट आपका VRMS देने वाला है, RMS वैल्यू देने वाला है। ठीक है ना, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको देने वाला है। ठीक, फोर्थ वन एक कहलाता है 10 पॉइंट पीक एंड वैली, 10 पॉइंट पीक एंड वैली। सो आप क्या करेंगे कि 10 मतलब 5 पीक एंड 5 आपका वैली कंसीडर करेंगे, 5 हाईएस्ट एंड 5 डीपेस्ट। ठीक है ना, 5 हाईएस्ट पीक एंड 5 डीपेस्ट। लोवेस्ट नहीं लिखना चाहिए, सब जगह डिपेस्ट लिखना चाहिए, ये सब डिपेस्ट हो जाना चाहिए, डिपेस्ट है ना। सबसे गहरा वाला पीक, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट, 5 आप कंसीडर करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, सो दैट इज नोन एज 10 पॉइंट पीक एंड वैली। ठीक, और ये आर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये चार तरीके से आप न्यूमेरिकली रफनेस को शो कर सकते हैं। ठीक है ना, 10 पॉइंट में 5 आप हाईएस्ट पीक लेंगे पूरा सरफेस रफनेस में, 5 आप क्या करेंगे, लोवेस्ट डिपेस्ट पीक मतलब डिपेस्ट वैली है ना, डिपेस्ट वैली लेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। यस। ठीक है ना, माय डियर, अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। अब देखिए, ये हाईएस्ट पीक एंड डिपेस्ट वैली के बारे में मैंने बात कर दिया। ठीक है ना, ये आप 5 कंसीडर किए, इसको 10 पॉइंट पीक एंड वैली RZ बोला। अब देखिए, ये चार में से जैसे मैंने एक ऑपरेशन किया ग्राइंडिंग, मैंने चारों का फॉर्मूला बता दिया, जो पॉसिबल चीजें थी उसके बारे में मैंने बात कर दिया। अब मैं बोला कि एक ऑपरेशन ग्राइंडिंग आप करने वाले हो। अब ग्राइंडिंग में ना जो सरफेस मिला वो सबसे मेजर किया, आपने मेजर किया RT, आपने मेजर किया RA, आपने मेजर किया RS, आपने मेजर किया RZ। एक ही सरफेस का ग्राइंडिंग किया, उसका एक ही सरफेस का चारों तरीके से आपने मेजर किया, ठीक। सो सबसे सही एक्यूरेट, या मैं बोलूं आपको दिखेगा, है ना, वैल्यू वो दिखेगा आपको, लोवेस्ट वैल्यू इसमें दिखेगा RZ 10 पॉइंट में, इसमें फोर्थ वन 10 RZ। उसके बाद आपको एवरेज वैल्यू दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा मीन स्क्वायर, और सबसे हाईएस्ट दिखने वाला है पीक टू वैली में। ये सबसे इनएक्यूरेट रहेगा, आई कैन से दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट, एंड इन बिटवीन सेंटर लाइन एवरेज इज यूज्ड। सेंटर लाइन एवरेज लेकिन सबसे ज्यादा प्रिफर होगा, सेंटर लाइन एवरेज
सबसे ज्यादा प्रिफर होता है, क्योंकि उसको कई तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरीके से आप निकाल सकते हो, इसीलिए सेंट्रल लाइन एवरेज सबसे ज्यादा प्रिफर होता है। और सबसे अगर मैं बोलूं एक्यूरेट या सबसे कम रफनेस की वैल्यू है ना, रफनेस की वैल्यू नहीं बोल सकता, आपको दिखेगा जो एक्यूरेट, यस ओवरऑल सबसे कम रफनेस उसी में दिखेगा 10 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे। क्लियर है? ठीक है ना। आपका एक्यूरेसी तो नहीं बोल सकता मैं हाइट के बारे में बात कर रहा हूं ना, रफनेस 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 रफनेस। सो सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें दिखेगा, उसके बाद इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा, सबसे कम 10 पॉइंट में दिखने वाला है, इस तरीके से। यूनिट भी होता है, यस यूनिट भी होता है, नॉर्मली माइक्रोन में रहेगा, नॉर्मली आपका माइक्रोन में रहेगा। नोट इट डाउन। बाकी मैं इरेज करता हूं ये वाला पोर्शन तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट योर सरफेस रफनेस। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखूंगा तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो एक बता देता हूं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रफनेस, वो भी आपको आइडिया होना जरूरी है। इसी बार क्वेश्चन आ गया था गेट में वो रिप्रेजेंटेशन। एक लास्ट टॉपिक मैं बता देता हूं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रफनेस, कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बोलूं एकदम डिटेल में रिप्रेजेंटेशन, तो ये मैं बता दे रहा हूं, इसमें भी कई जगह कई चीजें हो सकता ना रहे, कई चीजें रहे, है ना। मैं बात करता हूं क्या होगा। यहां पे आप देंगे मिनिमम हाइट ऑफ रफनेस, मिनिमम हाइट ऑफ रफनेस, इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा मैक्सिमम हाइट ऑफ रफनेस, रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपको दिखेगा पहले नीचे जो वैल्यूज रहेगी यहां पे जस्ट ऊपर, है ना। अच्छा एक काम करता हूं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके ना, आपको आसानी से बता देता हूं। यहां पे एक वैल्यू हो सकती है ए, इसके ऊपर वैल्यू हो सकती है बी, यहां पे एक वैल्यू हो सकती है सी, यहां पे वैल्यू हो सकती है डी, यहां पे एक वैल्यू हो सकती है ई, यहां पे एक वैल्यू हो सकती है एफ, और यहां पे एक वैल्यू हो सकती है जी। हो सकता है सारी वैल्यू ना रहे, ए टू जी सारी वैल्यू नहीं रहे, कुछ मिसिंग हो सकता है। अब अगर इसमें मैं बात करूं ए क्या होता है, सो ए इज द मिनिमम हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस, मिनिमम हाइट of roughness. B is the maximum height of roughness. C is the maximum height of waviness, maximum height of waviness. D is the maximum width of waviness. ये आपका मैक्सिमम हाइट होगा वेविनेस का, ये मैक्सिमम विड्थ होता है वेविनेस का, मैक्सिमम विड्थ ऑफ waviness. E is the your cutoff, and F is the width of cutoff, width of roughness. और जस्ट ये दोनों ई एफ को मिला के हो सकता है एक सिंगल लेटर, है ना, एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन रहे, तो उसको रफनेस कट ऑफ भी बोलते हैं, रफनेस
कट ऑफ भी बोलते हैं. सो एप ई को मैंने कट ऑफ बोला सिंगल, सो एप इज द रफनेस width of roughness, maximum width ना, maximum width of roughness app. G is the lay direction. किस टाइप का ले है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सर्कुलर है, मैं बताया हूं, ठीक है ना. सो ले डायरेक्शन के बारे में बताएगा. सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रफनेस, नोट इट डाउन. अच्छा, आपका बोल रखा है द प्रोफाइल ऑफ रफनेस, इस तरीके से कुछ दिया है. इस तरीके से कुछ दिया, ठीक है ना. और इसका हाइट दिया है 2 माइक्रोन. ये टोटल है कट ऑफ लेंथ. ये देखिए विनय, यही कट ऑफ लेंथ कहलाता है. इसका कट ऑफ लेंथ 5 mm ये दे रखा है, ठीक है. ऊपर है 2 माइक्रोन. ये प्रोफाइल हाइट है. दिस इज योर प्रोफाइल हाइट. एंड ये सेंट्रल लाइन ऑफ द प्रोफाइल गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. सो ये आपका 2 माइक्रोन है. ये नीचे भी आपका 2 माइक्रोन है. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द सरफेस रफनेस पैरामीटर RA, मतलब सेंटर लाइन इन माइक्रोन में पूछा है. इन माइक्रोन में पूछा है. देखिए सेंटर लाइन एवरेज निकालना है तो मैं y1 y2 भाई n नंबर ऑफ ले सकता हूं, ठीक है ना. सिंपल ये क्या कर सकता हूं, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू जितना भी है डिवाइडेड बाई n, या सिर्फ 2 का लेके, मुझे अगर दिख रहा है कि सब बराबर है तो सिर्फ 2 का लेके एवरेज निकाल दो डिवाइडेड बाई 2. किसी की चाहत है 3 का लेके एवरेज निकालना तो निकाल लो. सो y1 प्लस y2 दैट इज योर 2 plus 2 divided by 2 will be 2 micron should be the answer for particular this question. This question was asked in the GATE 2016 in the PI पेपर में, है ना, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था. सो भाई आप नंबर ऑफ कितने भी यहाँ पे जितने दे रखे हैं उसका एवरेज निकाल सकते हैं. किसी की चाहत है 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा. किसी की चाहत है 4, सो डिवाइडेड बाई 4 करो, तब भी आपका हमेशा आंसर आएगा 2 माइक्रोन. एंड 2 माइक्रोन इज द करेक्ट आंसर. सेम क्वेश्चन आपका मैकेनिकल में भी आया हुआ है. ऐसा कुछ आया था, एज्यूम दैट सरफेस रफनेस प्रोफाइल for is triangular as shown systematically in the figure. If the peak to valley height is 20 micron, the center line, peak to valley height 20 micron दिया है, मतलब H max, ये क्वेश्चन है आपका गेट मैकेनिकल 2070, मतलब आपको H max दे रखा है कितना, 20 माइक्रोन. आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है सेंटर लाइन एवरेज रफनेस RA निकालना है. तो RA क्या हो जाएगा डियर, RA विल बी 20 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी 5 माइक्रोन. 5 माइक्रोन शुड बी द आंसर फॉर पर्टिकुलर दैट क्वेश्चन, ठीक है ना. सो इस तरीके से चीजें रहेंगी. सो दिस इज अबाउट यस 2017 मैंने बता दिया, ठीक है. कैन एनीवन कैन बाय टेस्ट सीरीज, यस कोई भी खरीद सकते हैं डियर, कोई भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना. यस ठीक है. सो आज की क्लास इतनी है. मैंने आपको क्या क्या बताया, आज सरफेस रफनेस के बारे में बताया, आपको साइन बार के बारे में बताया, प्रिसीजन बॉल से जो टैपर एंगल मेजरमेंट था उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है ना. सो काफी चीजें मैंने बात की है, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए और इससे क्वेश्चन लगाते रहिएगा, ठीक है ना. सो करेक्ट आंसर इसी के थ्रू आप निकालेंगे डियर, ठीक है ना.
जो मैं बोला हूं उसी के थ्रू आप फॉलो करेंगे। और मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम में, ठीक है ना, दीपराज चंद्राकर IIT बॉम्बे के नाम से मेरा चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद आप जाइए डिस्कशन में, जहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे क्या, आपस में भी बात करते हैं, ठीक है ना। मैं तो जस्ट पार्ट रहता हूं आप लोगों की बातों का।